अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देन हमने जो है वो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी और देन जो है हमने एट द एंड उसकी जो है एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो हम फ्लेम फोटोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फ्लेम फोटोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। आज का जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किस तरह से जो है वो ये काम करती है, बेसिक इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। देन हम जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एट द एंड जो है हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है हम काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्योंकि इसकी जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर अगर हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें तो वो काफ़ी हद तक क्या करता है, रिलेट करता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी एटम है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करती है तो कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है, तो उस अमाउंट जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वो मेजर करते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर हम बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक देखेंगे क्या होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एटम जो है वो कोई भी कंपाउंड जो है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, देन जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस वो इमिट करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो इमिट करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस इमिट होंगी वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो इमिट हो रही है वो हम मेजर करते हैं। इसीलिए जो है हम इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और सेकेंड मैंने इसका जो नाम लिखा है वो फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री हम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेडिएशन सोर्स के लिए, जैसे हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि हम रेडिएशन के सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, हॉलो कैथोड लैम्प यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई ऐसा रेडिएशन सोर्स नहीं होता, बल्कि जो फ्लेम जहाँ पे हम कहते हैं कि एटोमाइजेशन होती थी जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में होती थी, तो यहाँ पे जो फ्लेम होता है वही एज अ एनर्जी सोर्स का जो है वो काम करता है। तो इसी वजह से, क्योंकि फ्लेम से ही क्या होती है, थर्मल एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से एटम से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, फ्लेम फोटोमेट्री कहा जाता है। क्योंकि जो भी हम कहते हैं कि एनर्जी का सोर्स जो भी एज एन एनर्जी का सोर्स काम कर रहा है, या जो भी हम कहते हैं कि जो भी एटम्स को एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है जहाँ से एनर्जी उन एटम्स को मिलती है उनको फ्लेम से मिलती है, तो इसीलिए हम उसको फ्लेम फोटोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से काम करती है। अब लाइक दैट अगर हम एक सिंपल सा स्टार्ट करें, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, सैंपल के अंदर जो है वो एनालाइट मौजूद है, और एनालाइट जैसे हमने कहा था कि किसी कंपाउंड की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी साल्ट की फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम कहते हैं कि कोई भी हमारा कंपाउंड जो हमारे पास एनालाइट मौजूद है वो हमारे पास कोई साल्ट है, जो कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो या सैंपल है जिसके अंदर जो एनालाइट मौजूद है, ये है जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता था, जिस तरह हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो हमारे एटोमाइजर के अंदर हमने नेबुलाइजर का काम पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था कि हम इसको क्या करते हैं, फाइन एरोसोल के अंदर, फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि क्या हो सके कि जितना भी क्योंकि हमारे पास क्या हो सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है एनालाइट है वो क्या हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में है अगर, तो हम उसका क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो उसका क्या करते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। या फिर हमारे पास सैंपल अगर सोल्यूशन फॉर्म में, देन भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सॉल्वेंट मौजूद है उसको हमने इवेपोरेट करना है। तो हमने सबसे पहले अपना सैंपल सोल्यूशन प्रिपेयर किया जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, देन हम उसको नेबुलाइजर के जरिए ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हीट प्रोवाइड होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होती है कि जितनी भी हमारे पास उसके हीट प्रोवाइड होती है तो जितना भी सॉल्वेंट मौजूद होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमारे पास जो हमारा एनालाइट मौजूद है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड रेजिड्यू की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एमएस मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सॉलिड रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू मीन्स कि जो भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारा सैंपल था उसके अंदर से जितना भी सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वेपोराइज हम करवाते हैं एटोमाइज के जरिए। वेपर्स की फॉर्म में आ गया। वेपर्स की फॉर्म में आने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जब वेपर्स की फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है
कि वेपोराइजेशन के साथ साथ क्या होता है कि एटोमाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास अगर जो भी कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है उसकी एटोमाइजेशन होती है, मींस एटम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। जितनी भी जो भी कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है, साल्ट की फॉर्म में मौजूद है, उसकी डिसोसिएशन होगी। ठीक है, डिसोसिएशन जब होती है तो जो भी हमारे पास सैंपल के अंदर हमारे पास मौजूद था वो क्या होता है, एटम्स की फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास एटम्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास एटम्स के अंदर जो है वो जनरेट हो गए तो क्या होता है, क्योंकि फ्लेम के अंदर जो है वो फ्लेम से ये क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। थर्मल एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, थर्मल एनर्जी जैसे इनको मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी, और जो थर्मल एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको मिलती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिस फॉर्म में एनर्जी होती है, वो एनर्जी भी हमारे पास बेसिकली क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो सॉरी जो न्यू है ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करते हैं वो ये, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, वो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली कहाँ से आ रही है, जो हमारे पास एटोमाइजर के स्टेप के अंदर फ्लेम है, उस फ्लेम से जो है वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास एटम जो है वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। स्टार से बेसिकली जो है वो मेरी जो है वो प्रेजेंट कर रही हूँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब ये हमारे पास क्या है, एटम ने एनर्जी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब की है। थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे पास कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, क्योंकि हमने कहा था कि एटम्स जो है वो ज़्यादा टाइम एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं रहते, कुछ टाइम के बाद ही वो कहाँ से क्या करते हैं, वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जितनी थर्मल एनर्जी जो हमने क्या कहा कि एच वी प्लैंक कांस्टेंट के जो हमने कहा कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके कहाँ गए, एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, तो वो ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं और वापस से कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को उन्होंने, तो यहाँ पे क्या था, माइनस एच मीन्स क्या कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गए थे वही इन अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो इमिट करके वापस से क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब जब क्या होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में गए, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एनर्जी की अमाउंट इमिट हुई है, ठीक है, या इमिशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम इमिशन ऑफ, बल्कि अगर मैं रेडिएशंस लिखूं तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस वो इमिट करते हैं, इसी रेडिएशंस को हम क्या करते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो यही बेसिकली इसका एक बेसिक हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है। तो हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली यही देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो इमिट कर रही हैं। तो इस अमाउंट, जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो इमिट करेगा वो डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास सैंपल के अंदर जो है वो कितनी हमारे पास सैंपल के अंदर जो है एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद थी, कितने एटम्स जो थे वो ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद थे जिन्होंने जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गए और वापस जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो इमिट करेंगी वो डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास सैंपल के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी मौजूद है। तो बेसिकली ये इसका जो है वो बेसिक हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होता है, एटॉमिक एमिशन फिनोमिना जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो फ्लेम होता है, तो इसीलिए हम इसको फ्लेम फोटोमेट्री भी कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें इसका, कि प्रिंसिपल इसका है क्या, अकॉर्डिंगली किस तरह से जो है वो काम करती है। प्रिंसिपल अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो कहते हैं सैंपल इज स्प्रेड इनटू द, कुछ इसके स्टेप्स है, सैंपल इज स्प्रेड इनटू द फ्लेम। फ्लेम के अंदर सैंपल को स्प्रे किया जाता है। किस तरह से स्प्रे करते हैं, अभी जब मैं आप डायग्राम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि एक नेबुलाइजर होता है, उस नेबुलाइजर के जरिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सैंपल होता है उसको फाइन एरोसोल की फॉर्म में जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। एरोसोल मीन्स क्या कि इसके अंदर एक फाइन जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्लेम के अंदर। ठीक है, सैंपल विल बी इवेपोरेटेड एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड रेजिड्यू। नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि सैंपल विल बी, फ्लेम में जैसे ही जाएगा इवेपोरेट होगा, सैंपल विल बी evaporated
and converted into सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है, सॉलिड रेजिड्यू में हमने कहा था कि जाता है, सॉलिड रेजिड्यू के अंदर जाता ही उसके क्या होगा कि वेपोरेटेड, अच्छा रेजिड्यू के अंदर कन्वर्ट होगा, और सॉलिड रेजिड्यूज जो है वो क्या होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू वेपराइज्ड एटम्स। सॉलिड रेजिड्यूज solid residues are converted into vapors। ठीक है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि इनटू वेपराइज्ड एटम, इनटू वेपराइज्ड वेपराइज्ड एटम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो हमारे पास एटम की बेसिकली हम कहते हैं कि वेपर स्टेट में जाते हैं, वेपर स्टेट में जाके उनकी डिसोसिएशन होती है और वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एटम्स की फॉर्म में एनर्जी होती है, में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स का गेन एनर्जी, एटम्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी। ठीक है, thermal energy from the flame। ठीक है, फ्लेम से क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड गोइंग टू द एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द फ्लेम एंड टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, देन वो क्या करते हैं, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी वो ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इमिट करते हैं और वापस से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। दीज एक्साइटेड एटम्स कमिंग डाउन टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट रेडिएशंस। ठीक है, to the ground state and emit radiations। ठीक है, these radiations are measured in atomic emission स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वही अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो वो एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे, और फिर एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वही अमाउंट ऑफ रेडिएशन को वो इमिट करते हैं। उसी अमाउंट ऑफ रेडिएशन को हम क्या करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री में या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एनर्जी लेवल्स। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एनर्जी कौन से एनर्जी के लेवल्स होते हैं, जहाँ से वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, और किस तरह से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमने मेजर करनी हो तो हम किस तरह से जो है वो मेजर करते हैं। अगर हम इस चीज़ को बेसिकली देखें तो हमने क्या देखा कि हमने क्या कहा कि जैसे ही हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे उनको थर्मल एनर्जी मिलती है फ्लेम से, थर्मल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे। अगर मैं यहाँ पे जो है वो दो एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और एक हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। अगर ये हमारे पास E1 से इस एनर्जी, एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है वो हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास अगर क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं हम क्या करते हैं कि जब लाइक हमारे पास M है, जो हमने क्या कहा था, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो हमारे पास
ये है, ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, ये वापस से एक्साइटेड स्टेट से क्या करता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आने के लिए क्या करेगा, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी वो एब्जॉर्ब की थी उसने, जितनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया था, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करके क्या करता है, वापस एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि बेसिकली इन दोनों ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस था, एनर्जी या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड थी, तो वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। हमारे पास क्या आता है, एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और एच न्यू का हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अगर हम कहें सी ओवर लैम्डा अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच इंटू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। एच जो है वो बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड होती है, ठीक है। और जो है वो c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को शो करता है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस को शो करता है, और लैम्डा जो है वो बेसिकली वेवलेंथ को जो है वो करता है। अगर हमने इसी रेडिएशंस की, इन्हीं की जो है वो वेवलेंथ हम फाइंड आउट करना चाहें, इन्हीं एनर्जी की रेडिएशंस की, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या बनता है, H इंटू सी E2 माइनस E1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के जरिए अमाउंट ऑफ रेडिएशन या अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी इमिट कर रहे हैं, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कितनी अमाउंट की या कौन सी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन भी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है एनालाइज किया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, जैसे हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसी तरह से जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक जो भी हम अपना सैंपल एनालाइज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट करता है, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो है वो डिटेक्ट होती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम कहते हैं कि फ्लेम फोटोमेट्री या फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको इसीलिए कहा जाता है। फ्लेम फोटोमेट्री भी हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या है कि फ्लेम के अंदर जब हम कहते हैं हमारा सैंपल जो है जिसकी एटोमाइजेशन हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कलर जो है वो फ्लेम के अंदर शो करता है। तो बेसिकली उस स्पेसिफिक कलर की बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक कंपाउंड को, स्पेसिफिक एनालाइट को जो है वो क्वालिटेटिवली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम का अगर हम देखें एग्जांपल्स, अगर हम देख रहे हैं कुछ, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है। अगर लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को हम एनालाइज कर रहे हैं फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, तो फ्लेम के अंदर जो कैल्शियम का कलर आता है वो ऑरेंज ब्रिक कलर जो है वो फ्लेम के अंदर ये शो करता है, ठीक है। मीन्स क्या कि जब इसकी एटोमाइजेशन होती है, तो क्योंकि फ्लेम के अंदर एटोमाइजेशन हो रही होती है, तो फ्लेम का जो कलर है वो ऑरेंज ब्रिक कलर जो है वो ये शो करता है, और जिससे वेवलेंथ पे जो है वो ये डिटेक्ट होता है वो 423 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो है वो हम इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो है वो है बेरियम का। बेरियम जो है वो लेमन ग्रीन कलर शो करता है फ्लेम के अंदर, और इसकी जो हमारे पास आती है वो आती है वेवलेंथ 554 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है वो सोडियम है। सोडियम का जैसे हमने पिछले एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी देखा था, सोडियम जो है वो येलो कलर पर शो करता है फ्लेम के अंदर जब इसकी एटोमाइजेशन होती है, और इसका वही वेवलेंथ जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि 589 नैनोमीटर पे जो है वो ये वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। पोटाशियम है, पोटाशियम वायलेट कलर जो है वो प्रिटेंड वायलेट, सॉरी सोडियम है, सॉरी क्या था हमारे पास, पोटाशियम। नेक्स्ट पोटाशियम जो है वो वायलेट कलर, और इसको जो डिटेक्शन इसकी जो होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है वो हम 767 नैनोमीटर पे जो है वो हम इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं जिन मेटल्स को जो है वो हम क्या करते हैं, फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है वो एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि बेसिक इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, किस तरह से जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में इसके वो जो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो।
एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलेट करती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हम इसकी जो है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देन हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो काम करती है। ठीक है, इस तरह से इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बेसिकली। उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये बेसिकली हमारा पास एटोमाइज़र, ठीक है, यहाँ से जो है वो हमारी फ्लेम ठीक है, ये हमारे पास फ्लेम इसका आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सैंपल हमारा यहाँ पे वेपोराइज, अच्छा इसको हम पहले कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास लेंस आ जाता है, ठीक है, लेंस आ गया। लेंस से नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्रोमेटर, जिस तरह से हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में देखे थे। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर आ गया। मोनोक्रोमेटर से नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से क्या आएगा, हमारा डिटेक्टर आएगा, ठीक है, स्लिट आएगी बल्कि सॉरी, स्लिट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर से नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा रिकॉर्डर, ठीक है। ये बेसिक इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। हम इसको जो है वो लेबलिंग कर लेते हैं। और इस तरफ जो है वो हमारे पास कनकेव मिरर आता है कि अगर कोई अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो इस साइड पे रिफ्लेक्ट, इस साइड पे अगर आ जाती है कोई भी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास सैंपल जो है वो सारा फ्लेम जो है वो एक प्रॉपर उसमें जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है, तो हमारे पास अगर कोई भी रेडिएशन इमिट होकर इस डायरेक्शन में जाती भी हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम कनकेव मिरर लगाते हैं, जो क्या करता है रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके उसी डायरेक्शन में जो है वो उनको फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम अपना सैंपल करें तो ये हमारे पास सैंपल हमारा वेपोराइज्ड फॉर्म के अंदर जो रेडिएशन अगर यहाँ है तो ये उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेम वही हमारे पास क्या है, यहाँ से मज़ीद रेडिएशन हमारे पास जाएंगी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा लेंस है। लेंस क्या करता है, सारी की सारी रेडिएशंस को फोकस करता है मोनोक्रोमेटर पे, ठीक है। मोनोक्रोमेटर में जो है प्रिज्म रेडिएशंस को क्या करेगा, स्लिट पे उसको
डिफरेंट स्लिट का काम क्या होता है कि जो स्पेसिफिक एक लाइक अगर हम सोडियम को डिटेक्ट कर रहे हैं तो सोडियम के लिए जो है वो 589 नैनोमीटर की रेडिएशंस को ही जो है वो डिटेक्ट करता जो है वो डिटेक्ट होंगी। तो स्लिट क्या करती है, जो स्पेसिफिक 5 नैनोमीटर की रेडिएशंस हैं उन्हीं को जो है वो आगे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास कैथोड होगा। ठीक है, उस कैथोड पे जो है वो हमारी लाइट्स आ जाती है कि जो भी हमारी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन है वो फॉल करती है। ठीक है, हमारे पास आता है हमारा ये कैथोड और हमारे पास और इसके अंदर क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने कल भी देखा था कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, डायनोड्स होते हैं। जो डायनोड्स क्या करते हैं, रेडिएशन जो स्पेसिफिक रेडिएशंस आते हैं उनको जो है वो डिटेक्ट करने के अंदर जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो डिटेक्टर हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, जो क्या करता है रेडिएशंस को डिटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक, अगर इसको मैं ऐसे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगी, उसके बाद जो है वो यहाँ पे डायनोड होती है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो है वो हमारे पास डायनोड होती है। ठीक है, रेडिएशंस यहाँ से इस पर फॉल करेंगी। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, ठीक है, ये क्या करता है रेडिएशंस को इस पर करेगा, यहाँ से जो है वो मज़ीद फर्दर मल्टीप्लाई होंगी और फिर यहाँ से जो है वो ठीक है इस तरह से जो है वो ये मल्टीप्लाई होती जाती हैं और डायनोड के अंदर जो है वो हमारे पास डिटेक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारा आएगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है कि जो हमारे पास सिग्नल है उसको वो इन्हांस करता है। देन हमारे पास आ जाता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रा हमारे पास जितनी भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होगी तो वो पीक्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास रिकॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है। और डिटेक्टर हमारे पास कौन सा है, डिटेक्टर के तौर पे जो यहाँ पे हमारे पास काम कर रहा है वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है जो हमारा डिटेक्टर है। ये हमारे पास सारे डायनोड्स हैं, कैथोड है और ये हमारे पास जो है वो एनोड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्लिट। स्लिट का काम क्या है, स्पेसिफिक रेडिएशंस को सेलेक्ट करके फॉरवर्ड करना। लाइक अगर हम मोनोक्रोमेटर के तौर पे यहाँ पे हम प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास लेंस है। यहाँ पे ये हमारे पास हमारा एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र के अंदर क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये हमारा नेबुलाइज़र भी है बेसिकली। ठीक है, नेबुलाइज़र का काम क्या होता है कि सैंपल को जो है वो नेबुलाइज करना। नेबुलाइज करना मीन्स फाइन एरोसोल के अंदर, फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो हमारा सैंपल, ठीक है, ये हमारा सैंपल आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो है फ्यूल, और यहाँ पे जो है वो हम अपने ऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, एयर है, ऑक्सीजन है, जो हमारे फ्यूल की बर्निंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्यूल हम जो सेलेक्ट करते हैं वो अकॉर्डिंगली करते हैं कि हमें जो है वो कितने टेम्परेचर का फ्लेम जो है वो चाहिए अपने सैंपल की जो है वो एटोमाइजेशन के लिए, उसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे पास फ्लेम, ठीक है, फ्लेम आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जितने भी एटम्स अगर हम शो कर रहे हैं तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो एटम्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है वो कनकेव मिरर है जो एज अ रिफ्लेक्टर का काम करता है।
कि अगर कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस साइड पे आती भी हैं तो वो क्या करेगा, उनको रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो जो है उसी डायरेक्शन में जाए जहाँ पे हमारे जो है वो मज़ीद आगे फर्दर उनकी जो है वो सैम्पल इनलेट नेबुलाइज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे ये हमारे पास सैम्पल इनलेट को जो है वो शो करता है। ठीक है, अब सैंपल जो है हमारे पास अगर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सैंपल होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड फॉर्म के अंदर सैंपल है तो उसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजॉल्व करेंगे, देन जो है वो हम उसको एनालाइज करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके जो है वो सारे पार्ट्स को वन बाय वन देखें कि क्या क्या काम होता है, तो जिस तरह से हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर देखा तो सेम आपको इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो उस तरह से नजर आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेडिएशन सोर्स नहीं होता। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हमने क्या कहा था कि हम रेडिएशन सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो हमारे पास हॉलो कैथोड लैंप होता है, और हॉलो कैथोड लैंप जो है वो क्या करता है, रेडिएशंस एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट करता है, जो हमारे सैंपल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन का सोर्स नहीं होता, फ्लेम होता है। हम अपने सैंपल को जो है वो सैंपल इनलेट के जरिए नेबुलाइजर के अंदर नेबुलाइजर के जरिए जो है वो नेबुलाइज करवाते हैं, एरोसोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्लेम के अंदर क्या होता है कि उनकी जो है वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, देन जो है वो उनकी एटोमाइजेशन मीन्स अगर कोई सॉल्ट की फॉर्म में कोई कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है तो वो एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी फ्लेम से एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ से वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन, स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट करता है, जो लेंस के जरिए मोनोक्रोमेटर। देन स्लिट जो है वो स्पेसिफिक रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो सेलेक्ट करेगी। लाइक अगर हम सोडियम है तो सोडियम के लिए सिर्फ 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन से सेलेक्ट होंगी और वही जो है वो आगे रिकॉर्डर डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट होती है। देन एम्पलीफायर का काम क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, और रिकॉर्डर जो है वो जो भी जितने भी जो है वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होकर आ रही होती है रिकॉर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स की फॉर्म में जो है वो शो होती रहती है। फ्यूल्स जो है वो, और जो फ्यूल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ द डिफरेंट फ्यूल्स जो है वो अवेलेबल है जो हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ करना है। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या कहा कि वैरायटी ऑफ द फ्यूल्स मौजूद है, तो और हर एक फ्यूल्स का जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर की रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास सैंपल जो है वो कौन सा सैंपल है, जो उसके सैंपल के लिए अगर उसको एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, कितना टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी बेस पे हम अपना फ्यूल्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्यूल्स के नाम है जिनको मैं बताऊंगी, जिसमें लाइक दैट मीथेन भी जो है एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, और मीथेन की जो टेम्परेचर की रेंज है वो 2000 डिग्री सेल्सियस जो है वो एयर के अंदर, अगर हम एयर जो है वो एज एन ऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो एयर जो है वो 2000 एयर के अंदर जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और अगर हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के लिए तो वो 2700 डिग्री सेल्सियस तक की जो है वो रेडिएशंस होंगी। इसी तरह प्रोपेन है, देन हमारे पास हाइड्रोजन है, एसिटाइलिन है, इनकी भी जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज है। लाइक प्रोपेन के लिए जो है वो 1910 एयर में है और 2800 ऑक्सीजन के अंदर है। अगर हाइड्रोजन हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास एयर जो है ऑक्सीडेंट है तो 2100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से एसिटाइलिन जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस के हम कहाँ पे जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। तो वैरायटी ऑफ द मेटल्स जो है वो सैंपल्स जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। लाइक पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, लिथियम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वाटर के सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ग्लास, जितने भी हमारे पास ग्लास मटेरियल उनके एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एनालाइज करना है तो हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। सीमेट एनालिसिस है, मेटलर्जी है, या फिर हमारे पास पेट्रोलियम कंपाउंड्स हैं तो उनके एनालिसिस के अंदर जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें आज हमने जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक काम वर्किंग देखी कि किस तरह से एटॉमिक एमिशन काम करती है। देन हमने इसका प्रिंसिपल डिस्कस किया। उसके बाद जो है वो हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी। इंस्ट्रूमेंटेशन के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनका हमने देखा कि किस तरह से काम करते हैं, और एट द एंड जो है वो हमने इसकी एप्लीकेशन डिस्कस की। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।